बिल्कुल। और इस चर्चा का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि ये सिर्फ कानूनी परिभाषाओं की बात नहीं है। तो फिर क्या है? ये टेक्स्ट हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कानून किसी को इंसान का दर्जा क्यों और कैसे देता है। जब हम इन थ्योरीज को खंगालेंगे तो साफ होगा कि पर्सन शब्द का इस्तेमाल सिर्फ बायोलॉजी तक सीमित नहीं है। बल्कि ये इंसानी समाज की सबसे बड़ी कानूनी कल्पनाओं में से एक है। तो अगर मैं डाइसी की किताब के पहले हिस्से की बात करूं तो वहां द पर्पस थ्योरी और अधिकारों की शुरुआत पर एक बहुत ही शानदार टिप्पणी है। हाँ, प्रोफेसर वॉल्फ का जिक्र है वहाँ। बिल्कुल। मैं किताब की वो सटीक अंग्रेजी लाइनें पढ़ता हूँ। प्रोफेसर वॉल्फ हैज ऑब्जर्व्ड that on the continent, legal writers may be grouped into two categories. Those who have written on the nature of legal persons and those who have not yet done so. ये काफी व्यंग्यात्मक टिप्पणी थी उनकी। है ना? और आगे टेक्स्ट कहता है, in dealing with some of these theories, it is as well to bear in mind that the attitude of the law has not been consistent. Right. और also that there is a distinction between appreciating the unity of a group and the way the word person is used. Exactly. इसके बाद जो पर्पस थ्योरी पे जो मुख्य लाइनें हैं मैं वो हूबहू पढ़ता हूँ। This theory, that of Brin's primarily and developed in England by Barker, is based on the assumption that person is applicable only to human beings. Okay. They alone can be the subjects of jural relations. और आगे लिखा है, the so-called juristic persons are not persons at all, since they are treated as distinct from their human substratum, if any, and since jural relations can only vest in human beings, they should be regarded simply as subjectless properties designed for certain purposes. तो इस पूरी बात का जो निचोड़ है उसे समझने के लिए हमें थोड़ा जुरिस्प्रूडेंस के मूल ढांचे को देखना होगा। अच्छा, वो कैसे? पर्पस थ्योरी पूरी तरह से इस बात पर टिकी है कि पर्सन शब्द सिर्फ जैविक इंसानों के लिए ही हो सकता है। इफ यू लुक एट द फाउंडेशन ऑफ जुरिस्प्रूडेंस, कानून में जो राइट्स होते हैं वो हमेशा मानव जीवन से जुड़े होते हैं। मैं तो कोई जीवित इंसान होना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ तक कि अगर हम एक अजन्मे बच्चे की बात करें तो जुरिस्प्रूडेंस के नजरिए से एक अनबॉर्न फीटस के भी कुछ कंटिंजेंट लीगल राइट्स और मॉरल राइट्स होते हैं। हाँ, एक भ्रूण के भी अधिकार होते हैं। राइट, बिकॉज द लॉ रिकॉग्नाइजेस द बायोलॉजिकल पोटेंशियल ऑफ अ फीटस। इसीलिए ब्रिन्स और बाकर का तर्क है कि जब राइट्स सिर्फ हार्ड मास के इंसानों के हो सकते हैं तो एक कंपनी के राइट्स कैसे हो सकते हैं? ये तो सोचने वाली बात है। उनके हिसाब से कंपनी सिर्फ एक सब्जेक्टलेस प्रॉपर्टी है, यानी एक ऐसी संपत्ति जिसका कोई इंसान मालिक नहीं है, लेकिन वो किसी खास मकसद के लिए बनाई गई है। पर ये बिना मालिक की संपत्ति वाला विचार थोड़ा अजीब नहीं लगता? लगता तो है। शायद इसीलिए टेक्स्ट आगे रोमन कानून का जिक्र करता है। मैं पढ़ता हूँ, एज अप्लाइड टू ओनरशिप द आइडिया ऑफ ओनरलेस ओनरशिप इज अनयूजुअल बट दैट इज नॉट नेसेसरली एन ऑब्जेक्शन। द थ्योरी वाज डिजाइन्ड मेनली टू एक्सप्लेन द वेकेंट इनहेरिटेंस, द हेरिटेटस जैसेंस ऑफ रोमन लॉ। इट इज नॉट एप्लीकेबल टू इंग्लिश लॉ। बिल्कुल। और अंग्रेजी जजों का नजरिया तो बिल्कुल ही अलग है। Judges have repeatedly asserted that corporations, for instance, are persons, and it is this use of the word that needs explaining. यहाँ जो हेरिडेटस जैसेंस का उदाहरण दिया गया है वो बहुत सटीक है। रोमन कानून में इसका मतलब था खाली विरासत। खाली विरासत मतलब अगर कोई वारिस ना हो? हाँ, मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई और वारिस अभी तय नहीं है, तो उस बीच संपत्ति के जो अधिकार हैं वो संपत्ति खुद धारण करती है। वाओ। लेकिन इंग्लिश लॉ में जज इस बात को नहीं मानते। उनका सीधा सा तर्क है कि हम कंपनियों को पर्सन्स ही कहेंगे। और इसी कड़ी में डुगिट का एक अलग नजरिया आता है। टू डुगिट पर्पस अज्यूम्ड अ डिफरेंट मीनिंग। टू हिम द एंडेवर ऑफ लॉ इन इट्स वाइडेस्ट सेंस इज द अचीवमेंट ऑफ सोशल सॉलिडारिटी। सोशल सॉलिडारिटी यानी सामाजिक एकजुटता। हाँ, और लाइन है, द क्वेश्चन इज ऑलवेज whether a given group is pursuing a purpose which conforms with social solidarity. He rejected the idea of collective will as unproven, but there can be, he said, a collective purpose. डुगिट का नजरिया पूरी तरह से सोशियोलॉजिकल है, समाज शास्त्रीय। हाँ, वो मानते हैं कि अगर कोई समूह समाज को जोड़ने वाला कोई काम कर रहा है तो कानून उसे मान्यता देगा। Duguid clearly states that a group doesn't have a single mind or collective will, but it certainly has a collective purpose. तो अगर कंपनियों को सिर्फ उनके काम और मकसद से आका जा रहा है, तो थ्योरी ऑफ द एंटरप्राइज एंटिटी की क्या प्रासंगिकता है? वो भी एक अलग ही दृष्टिकोण है।
हाँ, किताब में लिखा है, Related though, somewhat removed from the above is the theory of the enterprise entity. The corporate entity, it is said, is based on the reality of the underlying enterprise. Approval by law of the corporate form establishes a prima facie case that the assets, activities, and responsibilities of the corporation are part of the enterprise. राइट। Where there is no formal approval by law, the existence, extent of responsibility, and so forth of the unit are determined by the underlying enterprise. ये थ्योरी तो दार्शनिक बहसों से बिल्कुल कटकर बात कर रही है। एकदम सही कहा आपने। ये थ्योरी दर्शन से हटकर पूरी तरह से इकोनॉमिक रियलिटी पर आधारित है। मतलब आर्थिक वास्तविकता। हाँ, ये कहती है कि एक कंपनी की असली पहचान किसी कानूनी मोहर में नहीं है, बल्कि उस असल व्यवसाय में है जो वो चला रही है। अच्छा, मान लीजिए किसी कंपनी को कागजों पर फॉर्मल अप्रूवल नहीं भी मिली है, तब भी उसकी जिम्मेदारियां और उसकी हैसियत इस बात से तय होगी कि वो असल दुनिया में काम कैसे कर रही है। It anchors the legal concept of a person strictly to the hard facts of the business enterprise. लेकिन हर विचारक इतनी सीधी बात नहीं करता है। एहरिंग या जिन्हें आयरिंग कहते हैं, उनकी सिंबलिस्ट या ब्रैकेट थ्योरी एक बिल्कुल ही अलग दिशा में जाती है। हाँ, वो तो गणित का रूपक इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, मैं उनकी हूबहू लाइनें पढ़ता हूँ। According to Eyring, the members of a corporation and the beneficiaries of a foundation are the only persons. हाँ, Juristic person is but a symbol to help in effectuating the purpose of the group. It amounts to putting a bracket on the members in order to treat them as a unit. राइट। This theory too assumes that the use of the word person is confined to human beings. आयरिंग ने यहाँ बहुत ही शानदार एनालॉजी दी है। उनके मुताबिक असली दुनिया में सिर्फ इंसान ही पर्सन है, कंपनी का नाम तो सिर्फ एक प्रतीक है। एक ब्रैकेट की तरह। एग्जैक्टली जैसे हम गणित में अलग अलग संख्याओं को एक साथ हल करने के लिए ब्रैकेट लगा देते हैं, वैसे ही कानून बहुत सारे इंसानों को एक यूनिट मानने के लिए उनके ऊपर एक्स एंड को नाम का ब्रैकेट लगा देता है। लेकिन डायस ने इस थ्योरी की एक बड़ी कमी भी बताई है। उन्होंने लिखा है, इट डज नॉट एक्सप्लेन फाउंडेशंस फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड जनरली और फॉर एनिमल्स। बिल्कुल सही, क्योंकि अगर कोई संस्था सिर्फ जानवरों या पूरी मानवता के लिए बनी हो, तो वहां आप किन इंसानों पर ब्रैकेट लगाएंगे? हाँ, वहां तो कोई तय इंसान है ही नहीं। और आगे डायस लिखते हैं, Also, this theory does not purport to do more than to say what the facts are that underlie propositions such as X and co. or Y. It takes no account of the policy of the courts in the varying ways in which they use the phrase X and co. Whether they will, for instance, lift the mask, i.e., remove the bracket or not. यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। ये थ्योरी ये नहीं समझा पाती कि अदालतें अपनी सुविधा के हिसाब से कब इस ब्रैकेट को हटाकर असली लोगों को जिम्मेदार ठहराती हैं, जिसे हम लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट मास्क कहते हैं। तो अगर ईयरिंग का ब्रैकेट वाला विचार पूरी तरह काम नहीं करता, तो हॉफील्ड या हॉफील्ड का सिद्धांत कैसे अलग है? उनका नजरिया बहुत ही विश्लेषणात्मक है। किताब में उनके बारे में काफी विस्तार से है। Closely related to this theory is that of Hoffield. Hoffield drew a distinction between human beings and juristic persons. The latter, he said, are the creation of arbitrary rules of procedure. Only human beings have claims, duties, powers, and liabilities. Transactions are conducted by them, and it is they who ultimately become entitled and responsible. See, Hoffield बहुत सख्त विश्लेषक थे। वो कहते हैं कि कंपनी कोई असली चीज है ही नहीं, सिर्फ इंसानों के ही दावे और जिम्मेदारियां होती हैं। और कंपनी के बारे में वो लिखते हैं, The corporate person is merely a procedural form which is used to work out in a convenient way for immediate purposes a mass of jural relations of a large number of individuals. Exactly, procedural form. And to postpone the detailed working out of these relations among the individuals inter se for a later and more appropriate occasion. इसे ऐसे देखिए, एक विशाल कंपनी में लाखों शेयर होल्डर्स होते हैं। हाँ, होते हैं। अगर अदालत को हर शेयर होल्डर का आपसी लेन देन अलग अलग सुलझाना पड़े तो पूरा सिस्टम चरमरा जाएगा। बिल्कुल। इसलिए कानून एक शॉर्टकट निकालता है और सबको मिलाकर एक कॉर्पोरेट पर्सन बना देता है ताकि तुरंत फैसले लिए जा सके। लेकिन डायस ने इसकी आलोचना भी की है। He says he was only seeking to reduce the corporate concept to ultimate realities. What he said was that the use of group terminology is the means of taking account of mass individual relationships. It is to be noted, however, that he left unexplained the inconsistencies of the law. Finally, to say that corporate personality is a procedural form may seem to be rather a misleading use of the word procedural. और डाइस की आलोचना बिल्कुल सही है,
कि इसे महज प्रोसीजरल कहना गुमराह करने वाला है। ये असल में जजों के लिए एक बहुत बड़ी कानूनी सहूलियत है, ना कि सिर्फ कोई कागजी प्रक्रिया। अब इसी विश्लेषणात्मक नजरिए को केल्सन ने एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया। मैं केल्सन की थ्योरी पढ़ता हूँ। Kelsen began by rejecting, for purposes of law, any contrast between human beings as natural persons and juristic persons. Right. The law is concerned with human beings only insofar as their conduct is the subject of rules, duties, and claims. The concept of person is always a matter of law. The biological character of human beings is outside its province. केल्सन का विचार बाकियों से बहुत अलग है क्योंकि वो बायोलॉजी को कानून से पूरी तरह बाहर निकाल फेंकते हैं। मतलब उनके लिए इंसान का शरीर होना जरूरी नहीं है। बिल्कुल, उनके लिए कोई इंसान व्यक्ति इसलिए नहीं है क्योंकि वो सांस लेता है, वो व्यक्ति इसलिए है क्योंकि वो नियमों से बंधा है। और एंटिटी होने पर वो कहते हैं, Kelsen also rejected the definition of person as an entity which has claims and duties. The totality of claims and duties is the person in law. There is no entity distinct from them. Kelsen argues that person is simply the totality of claims and duties. मतलब अधिकारों और कर्तव्यों का एक पुलिंदा। और कंपनियों के बारे में वो लिखते हैं, A corporation is distinct from one of its members, when his conduct is governed not only by claims and duties, but also by a special set of rules which regulates his actions in relation to the other members of the corporation. It is this set of rules that constitutes the corporation. तो जब इंसानों का एक समूह कुछ विशेष नियमों से बन जाता है, तो वो नियमों का ढांचा ही कंपनी बन जाता है। लेकिन डाइस इस पर टिप्पणी करते हैं, This theory is also purely analytical and accurate as far as it goes. It omits the policy factors that bring about variations in the attitude of the courts. बिल्कुल। And it does not explain why the special set of rules of which Kelsen spoke is invoked in the case of corporations but not in partnerships. और ये भी नहीं समझा पाती कि ये स्पेशल सेट ऑफ रूल्स सिर्फ कंपनियों पर ही लागू क्यों होते हैं, पार्टनरशिप पर क्यों नहीं। अब तक की सारी बहस बहुत तार्किक लग रही है, लेकिन 1243 के पोप इनोसेंट IV की कहानी इस पूरे विषय में एक अलग ही रंग भर देती है। यहीं से फिक्शन थ्योरी का जन्म होता है। ये मेरी पसंदीदा कहानियों में से एक है। मैं पढ़ता हूँ। Its principal supporters are Savigny and Salmond. Juristic persons are only treated as if they are persons, i.e. human beings. It is thought that Cenobald Fieschi, who became Pope Innocent IV in 1243, was the first to employ the idea of persona ficta. Cum collegium in causa universitatis fingatur una persona. ये जो लैटिन लाइन है, इसका मतलब बहुत गहरा है। और साविग्नी का विचार भी है, Every single man and only the single man is capable of rights, declared Savigny. The theory appears to have originated during the Holy Roman Empire and at the height of papal authority. Right. Pope Innocent's statement may have been offered as the reason why ecclesiastical bodies could not be excommunicated or be capitally punished. सोचिए, मध्यकाल में चर्च एक बहुत बड़ी संस्था थी। हाँ, बहुत ताकतवर। अगर चर्च कोई गंभीर अपराध करता है तो उसे सजा कैसे दी जाए? आप एक इमारत या संस्था को फांसी पर नहीं लटका सकते, न ही उसे नरक में भेज सकते हैं, क्योंकि उसका कोई शरीर या आत्मा नहीं होती। बिल्कुल, तो फिर क्या किया गया? इसलिए पोप इनोसेंट IV ने एक कानूनी कल्पना यानी पर्सोना फिक्टा का आविष्कार किया। उन्होंने कहा कि कानूनी मामलों के लिए इस संस्था को एक व्यक्ति मान लिया जाए। और इसकी लोकप्रियता पर टेक्स्ट कहता है, All that the fiction theory asserts is that some groups and institutions are regarded as if they are persons and does not find it necessary to answer why. The popularity of this theory among English writers is explained partly by this very flexibility, partly by its avoidance of metaphysical notions of mind and will, and partly by its non-political character. अंग्रेजी कानून को ये फिक्शन बहुत पसंद है क्योंकि ये बहुत फ्लेक्सिबल है। इसमें आपको ये साबित नहीं करना पड़ता कि कंपनी का कोई दिमाग है या उसकी कोई सामूहिक इच्छा है। जब अदालत को सजा देनी होती है, वो फिक्शन का इस्तेमाल करती है, और जब नहीं देनी होती तो नजरअंदाज कर देती है। लेकिन इसी फिक्शन थ्योरी से एक ऐसी थ्योरी भी निकली है जिसके काफी गंभीर राजनीतिक मायने रहे हैं, कॉन्सेशंस थ्योरी। हाँ, ये थोड़ी अलग दिशा में जाती है। टेक्स्ट कहता है, This is allied to the fiction theory, and in fact, supporters of the one tend also to support the other. Its main feature is that it regards the dignity of being a juristic person as having to be conceded by the state, i.e., the law. मतलब राज्य की मर्जी। हाँ,
The identification of law with state is necessary for this theory. It is a product of the era of the power of the national state. बिल्कुल. It follows, therefore, that the concession theory has been used for political purposes to strengthen the state and to suppress autonomous bodies within it. No such body has any claim to recognition as a person. It is a matter of discretion for the state. इस थ्योरी का पूरा जोर सत्ता और स्टेट पर है. अगर हम इसे पूरी तरह निष्पक्ष होकर देखें तो ये थ्योरी मानती है कि किसी भी संस्था को पर्सन कहलाने का दर्जा कोई प्राकृतिक अधिकार नहीं है. तो फिर क्या है? यह सिर्फ सरकार द्वारा दी गई एक रियायत यानी कंसेशन है. ऐतिहासिक रूप से सरकारों ने इस थ्योरी का इस्तेमाल अपने से अलग और स्वतंत्र संस्थाओं को दबाने के लिए किया. मतलब अगर राज्य चाहेगा तो आपकी संस्था को कानूनी दर्जा देगा, वरना नहीं देगा. एग्जैक्टली. यह दिखाता है कि कैसे एक कानूनी सिद्धांत का इस्तेमाल राजनीतिक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है. और शायद इसी बात से द रियलिस्ट और ऑर्गेनिज्म थ्योरीज का जन्म होता है, जहां राज्य के खिलाफ खड़े होने की कोशिश की गई है. जर्मनी के एकीकरण का संदर्भ देते हुए डाइस लिखते हैं, जी. द रियलिस्ट थ्योरी, of which Gerke is the principal exponent, asserts that juristic persons enjoy a real existence as a group. The theory is of German origin. Until the time of Bismarck, Germany consisted of a large number of separate states. Unification was their ideal. The very idea of unity and of collective working has never ceased to be something of a marvel, which may be one reason for the aura of mysticism and emotion which is seldom far from this theory. यहाँ जुरिस्प्रूडेंस थोड़ा हास्यास्पद भी हो जाता है. वो कैसे? मैं ऑर्गेनिज्म थ्योरी के संदर्भ में समझाती हूँ. अच्छा, किताब में ऑर्गेनिज्म थ्योरी के बारे में लिखा है, asserts that groups are persons because they are organisms and correspond biologically to human beings. देखिए, ये विचारक कह रहे हैं कि इंसानों की तरह ही एक कंपनी भी एक जीवित प्राणी यानी ऑर्गेनिज्म है. लेकिन इसका मजाक उड़ाते हुए प्रोफेसर वुल्फ कहते हैं, It is said that they have a real life. Professor Wolf points out that if this were true, a contract between two companies whereby one is to go into voluntary liquidation would be void as an agreement to commit suicide. जरा सोचिए, अगर कंपनी सचमुच एक जीवित प्राणी है, तो जब दो कंपनियों के बीच ये करार होता है कि एक कंपनी खुद को बंद कर लेगी, तो क्या उसे आत्महत्या करने का अपराध माना जाएगा? ये तो पूरी तरह से बेतुका है. बिल्कुल. एक समूह की अपनी कोई एक सम्मिलित इच्छा नहीं होती. इसी पर ग्रे और विनशाइड की टिप्पणी है, to get rid of the fiction of an attributed will by saying that a corporation has a real general will is to drive out one fiction by another. सही बात है. आप एक फिक्शन को हटाने के लिए एक दूसरा और भी बड़ा फिक्शन खड़ा कर रहे हैं. अब इंस्टीट्यूशनल थियरी के एक छोटे लेकिन बहुत अहम हिस्से पर आते हैं, जो व्यक्ति से पूरे समूह की ओर देखने का नजरिया बदलता है. हाँ. Connected with the realist theory is the institutional theory, which marks a shift in emphasis from an individualist to a collectivist outlook. The individual is integrated into the institution and becomes part of it. The pluralist form of this theory allowed the independent existence of many institutions within the supreme institution of the state. The fascist form of it, however, gave it a twist so as to make the state the only institution, which integrated all others and allowed none to survive in an autonomous condition. ये थ्योरी बताती है कि कैसे एक व्यक्ति की पहचान किसी बड़ी संस्था में विलीन हो जाती है. व्यक्ति से हटकर पूरे समूह पर जोर दिया जाता है. दोनों रूपों का काफी निष्पक्ष तरीके से वर्णन किया गया है. हाँ, इसके प्लूरलिस्ट या बहुवादी रूप में तो ये माना गया कि समाज में बहुत सी स्वतंत्र संस्थाएं एक साथ काम कर सकती हैं. लेकिन इतिहास गवाह है कि जब इसका फासीवादी रूप सामने आया तो राज्य ही एकमात्र संस्था बन गया और उसने बाकी सभी संस्थाओं को अपने अंदर समेट लिया. ये सच में दिखाता है कि कैसे कानूनी विचार बड़े ऐतिहासिक बदलावों का हिस्सा बन जाते हैं. बिल्कुल. और अब हम इस पूरी चर्चा के निष्कर्ष यानी लिंग्विस्टिक फैलेसीज पर आ गए हैं, जहां डायस इन सारी उलझनों को सुलझाते हैं. अंतिम पैराग्राफ में वो लिखते हैं, इन द फर्स्ट प्लेस, नो वन एक्सप्लेनेशन टेक्स अकाउंट ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम. राइट. Courts, on the other hand, faced with the solving of practical problems, have proceeded according to policy, not logic. ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है. और इंसानों और कंपनियों के बीच के फर्क को समझाते हुए वो कहते हैं, one of its main purposes in the case of human beings is to regulate behavior. With corporations, the main purpose is to organize concerted activities and to ascribe collective responsibility, therefore. डाइस दो मुख्य भाषाई भ्रमों का जिक्र करते हैं. One is that similarity of language form has masked shifts in meaning and dissimilarities in function.
People speak of corporations in the same language that they use for human beings, but the word person does not mean the same in the two cases. ये पहला भ्रम है। और दूसरा, The other fallacy is the persistent belief that words stand for things. because the differences in function are obscured by the uniform language, this has led to some curious feats of argumentation. Exactly. अंत में वो साफ कर देते हैं, Its application to things other than human beings is purely a matter of legal convenience. Neither the linguistic nor legal usages of person are logical. If corporations aggregate our persons, then partnerships and trade unions should too. The error lies in supposing that they should always be logic. ये हिस्सा इस पूरे गहन अध्ययन के बिखरे हुए मोतियों को एक साथ पियो देता है। डायास का संदेश बहुत साफ है कि अदालतें किसी सख्त दार्शनिक लॉजिक पर नहीं चलती, बल्कि जनहित और नीति से चलती हैं। मतलब लॉजिक से ज्यादा पॉलिसी जरूरी है। हाँ, और जो दो भाषाई भ्रम यहाँ बताए गए हैं, उन्होंने ही इस पूरी बहस को इतना उलझाया है। पहला भ्रम यह है कि हम इंसान और कंपनी दोनों के लिए एक ही शब्द पर्सन इस्तेमाल करते हैं, जिससे भारी भ्रम पैदा होता है क्योंकि दोनों के काम बिल्कुल अलग हैं। कैसे अलग है? एक इंसान के लिए पर्सन शब्द का इस्तेमाल उसके व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए होता है और कंपनी के लिए इसका इस्तेमाल सामूहिक जिम्मेदारियां तय करने के लिए होता है। और दूसरा भ्रम ये है कि लोगों की ये गलत धारणा है कि हर शब्द के पीछे कोई भौतिक चीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है। कंपनियों को पर्सन मानना महज एक कानूनी सुविधा या लीगल कन्वीनियंस है। हाँ, क्योंकि अगर कानून पूरी तरह लॉजिकल होता तो पार्टनरशिप कंपनियों को भी पर्सन माना जाता। बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब सिर्फ हमारी सुविधा के लिए गढ़ा गया है। तो आज के इस पूरे विस्तृत अध्ययन को अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें तो ये जानकारी क्यों मायने रखती है? क्योंकि ये हमारा नजरिया बदलती है। बिल्कुल, ये सिखाती है कि हम जिस दुनिया और जिन विशाल संस्थाओं के बीच रहते हैं, उनके अधिकार प्रकृति ने नहीं बनाए हैं, बल्कि हमारी अपनी कानूनी सुविधाओं ने गढ़े हैं। सूचनाओं की इस भारी भीड़ में सिर्फ शब्दों के पीछे भागने के बजाय चीजों की जड़ तक जाना ही असल क्रिटिकल थिंकिंग है। और इसी बात से जुड़ा एक बहुत ही उत्तेजक विचार मैं आप सभी के सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगी। जी बताइए। आज हमने देखा कि कैसे पोप से लेकर आधुनिक अदालतों ने सिर्फ अपनी कानूनी सुविधा के लिए एक व्यापारिक कंपनी को भी व्यक्ति मान लिया। तो जरा सोचिए, आने वाले भविष्य में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिदम करोड़ों लोगों की जिंदगी के फैसले लेने लगेंगे, व्यापार करेंगे और शायद संपत्तियां भी खरीदने लगेंगे। हाँ, एआई तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो क्या अदालतें अपनी सुविधा के लिए एआई को भी एक नया विधिक व्यक्ति या जुरिस्टिक पर्सन घोषित कर देंगी? वाह! क्या हम इतिहास के एक नए कानूनी फिक्शन के मुहाने पर खड़े हैं? ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है और इस पर तो एक अलग से पूरी चर्चा की जा सकती है। इसी सवाल पर विचार करने के आमंत्रण के साथ हम आज के इस गहन अध्ययन का समापन करते हैं। जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।